हूती के बाद हिजबुल्लाह की इजराइल पर स्ट्राइक। खबर ये कि उत्तरी इजराइल पर हिजबुल्लाह का रॉकेट अटैक हुआ है। हिजबुल्लाह के रॉकेट हमले में आईडीएफ का बेस तबाह हो गया है। उत्तरी इजराइल के रिहायशी इलाकों में बहुत नुकसान होने की खबर इस बीच आ रही है। इधर तेल अवीव पर बीते 48 घंटों से हूती का हमला जारी है। बीते 48 घंटों से हूती के लड़ाके तेल अवीव समेत इजराइल के कई शहरों पर ताबड़तोड़ ड्रोन हमले कर रहे हैं और आसमान से मिसाइलों की बारिश कर रहे हैं। गौर करने वाली बात यह है कि इन तमाम हमलों को यमन से अंजाम दिया जा रहा है और यमन से इजराइल की दूरी करीब 2300 किलोमीटर है। और इतना ही नहीं, इजराइल ने तेल अवीव की सुरक्षा के लिए आयरन डोम जैसे डिफेंस सिस्टम को तैनात कर रखा है। ऐसे में सवाल खड़ा होता है कि हूती ने नेतन्याहू के सुरक्षा घेरे में सेंध कैसे लगाई है। आखिर हूती का यमन टू तेल अवीव आक्रमण मार्ग क्या है और कैसे हूती के इन हमलों के साथ ही अरब में एटमी विनाश का खतरा बढ़ गया है। देखिए इस रिपोर्ट में। 48 घंटे पहले हूती के कामिकाज़े ड्रोन ने इजराइल की धरती पर मिनी 9/11 को अंजाम दिया। और इसके ठीक 24 घंटे बाद इजराइल की राजधानी तेल अवीव ताबड़तोड़ ड्रोन स्ट्राइक से थर्रा उठी। तेल अवीव का कोना कोना विस्फोटक ड्रोन्स के प्रहार से दहल उठा। हूती के कामिकाज़े ड्रोन ने कहीं रिहायशी इलाकों को निशाना बनाया तो कहीं आईडीएफ के सैन्य ठिकाने तबाह किए। बीती रात तेल अवीव पर इतना भीषण हमला हुआ जिसे देख नेतन्याहू के भी होश फाख्ता हो गए। क्योंकि हूती के ड्रोन्स ने इजराइल में घुसकर उसके सुरक्षा कवच को नेस्तनाबूद कर अब तक के सबसे प्रचंड हमले को अंजाम दिया। दावा किया जा रहा है कि बीती रात इजराइल पर 200 से ज्यादा ड्रोन स्ट्राइक हुई। हूती लड़ाकों ने इजराइल पर क्रूज मिसाइलों से हमला किया। इजरायली धरती पर सभी आसमानी हमले यमन से किए गए। बीती रात इजराइल की राजधानी तेल अवीव में फिर से विध्वंसक ड्रोन स्ट्राइक का होना बेहद ही हैरान करने वाला है। क्योंकि अब तक हमास ही गाजा से तेल अवीव या फिर यरूशलेम पर हमले करता था, मगर पहली बार यमन के हूती लड़ाकों ने तेल अवीव का ड्रोन हमले से दहलाया। पहली बार भूमध्य सागर के रास्ते तेल अवीव पर ड्रोन और मिसाइलें दागी। ऐसे में सवाल खड़ा होता है कि हूती ने इजराइल के सुरक्षा चक्रव्यूह को कैसे तोड़ा। इजराइल का अर्ली वार्निंग सिस्टम कैसे फेल हुआ। आयरन डोम हवाई हमले को इंटरसेप्ट करने में नाकाम कैसे हुआ। यमन से तेल अवीव की दूरी करीब 2300 किलोमीटर है और यमन के हूती लड़ाके ये दावा कर रहे हैं कि उनके ड्रोन्स और मिसाइलों ने 2000 किलोमीटर से ज्यादा की दूरी तय करते हुए भूमध्य सागर के रास्ते तेल अवीव को दहलाया। वो भी तब जब इजराइल ने वही आयरन डोम डिफेंस सिस्टम तैनात कर रखा है जो किसी भी हवाई हमले को पलक झपकते ही तहस नहस कर देता है।
इजराइल की राजधानी तेल अवीव पर ड्रोन से हमला करना बेहद नामुमकिन है क्योंकि तेल अवीव की सुरक्षा इजराइल का आयरन डोम डिफेंस सिस्टम करता है। दरअसल भूमध्य सागर के पूर्वी तट पर बसे तेल अवीव में इजराइल ने एक आयरन डोम डिफेंस सिस्टम को तैनात कर रखा है। इजराइल का आयरन डोम सिस्टम 4 किलोमीटर से 70 किलोमीटर तक का सुरक्षा घेरा बनाता है और इस सेफ एरिया में कोई भी मिसाइल या फिर ड्रोन दाखिल होता है तो आयरन डोम उसे इंटरसेप्ट कर मार गिराता है। मगर दावा किया जा रहा है कि हूती के कैमिकाजी ड्रोन्स ने तेल अवीव में दाखिल होने के लिए आयरन डोम के ब्लैंक स्पॉट में मूवमेंट की है। आपको ये भी बता दें कि जिस जगह आयरन डोम तैनात होता है वहां से करीब 4 किलोमीटर तक का इलाका ब्लैंक स्पॉट होता है, यानी इस इलाके में आयरन डोम ऑपरेशनल नहीं होता। लिहाजा हूती के ड्रोन आयरन डोम के ब्लैंक स्पॉट रूट का इस्तेमाल करते हैं, तेल अवीव में दाखिल हुए और फिर भीषण हमले को अंजाम दिया। यानी आयरन डोम जैसे डिफेंस सिस्टम का ब्लैक स्पॉट ही हूती के लिए कारगर साबित हुआ, क्योंकि दावा यह किया जा रहा है कि इजराइल पर हमले के लिए हूती ने पुख्ता प्लानिंग करते हुए न सिर्फ ब्लैक स्पॉट की पड़ताल की बल्कि खास तौर के ड्रोन्स का भी इस्तेमाल किया। जिसने अपनी जिग-जैग मूवमेंट के साथ रडार और एयर डिफेंस सिस्टम को चकमा दिया। कम ऊंचाई पर उड़ते हुए टारगेट पर पिन पॉइंट अटैक किया। लेकिन हूती को आयरन डोम के ब्लैक स्पॉट का पता कैसे चला? आखिर कैसे हूती ने लॉन्ग रेंज वाले स्टेल्थ ड्रोन को तैयार किया? तो आपको बता दें कि इजराइल पर हमले की जिम्मेदारी तो हूती ने ली, मगर इस अटैक प्लान का ब्लूप्रिंट ईरान में तैयार किया गया, वो भी रूस की मदद से। दरअसल कुछ रिपोर्ट्स में यह दावा किया जा रहा है कि रूस ने आयरन डोम के ब्लैक स्पॉट की जानकारी हूती को दी। सैटेलाइट की मदद से ब्लैक स्पॉट से जुड़ा इनपुट जुटाया गया। वहीं ईरानी सेना ने हूती लड़ाकों को स्टेल्थ ड्रोन की सप्लाई की। याफा ड्रोन की मदद से हूती ने तेल अवीव पर भीषण हमले किए। मतलब ये कि रूस और ईरान की मदद से हूती ने इजरायली राजधानी को बारूद से पाट दिया। लेकिन ये तो महज छोटा सा ट्रेलर है। जिस तरह आईडीएफ गाजा में पर्चे गिराकर फिलिस्तीनी नागरिकों को गाजा खाली करने का फरमान सुनाती थी, ठीक उसी तरह अब हूती ने भी जाफा यानी तेल अवीव को खाली करने के लिए पर्चे जारी किए। लिहाजा तेल अवीव पर हुए हमले के बाद अरब में युद्ध की आग पहले से ज्यादा विनाशक अंदाज में भड़क चुकी है, क्योंकि इससे पहले भी ईरानी प्रॉक्सी लगातार इजराइल पर टारगेट कर रहे थे। मगर जिस तरह अरब की जंग में रूस की एंट्री हुई है, इसे देख इजराइल भी सन्न है। दावा तो यहां तक किया जा रहा है कि रूस ने हूती लड़ाकों को एंटीशिप मिसाइल भी भेजी है, ताकि लाल सागर में हूती का गदर जारी रहे। ऐसे में माना जा रहा है कि बेंजामिन जल्दी अमेरिकी दौरे पर जाएंगे, जहां वो यूएस प्रेसिडेंट से मिलेंगे। ऐसे में अगर रूस की एंट्री के बाद अमेरिका भी इजराइल के साथ जंग में उतरा, तो फिर अरब में महासंग्राम होना तय है। बम गोला बारूद के साथ एटमी विनाशकों का इस्तेमाल तय है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9, भारतवर्ष।
बड़ी खबर इस वक्त हमास के ठिकानों पर आईडीएफ की एयर स्ट्राइक हुई है। गाजा के अल नुसरत कैंप पर दागी गई है मिसाइल। आईडीएफ के हमले में कई हमास लड़ाकों की मौत की भी खबर है। ईरान और ईरानी इजराइल और ईरान प्रॉक्सी में जिस तरह से कई मोर्चों पर महाजंग छिड़ी हुई है, वो 2 हफ्ते के बाद ही परमाणु जंग में बदल सकती है। अमेरिका ने अपनी पहली बार आधिकारिक तौर पर इस बात का ऐलान किया है कि ईरान परमाणु बम बनाने से सिर्फ 2 सप्ताह दूर है। मतलब ये दिन 15 दिन के अंदर ईरान परमाणु परीक्षण कर सकता है। तारीख और तमाम जानकारियां भी सामने आई। अमेरिका की रिपोर्ट जैसे ही सामने आती है, ईरानी प्रॉक्सी के फैसले बुलंद हो जाते हैं और हूती के साथ साथ हिजबुल्लाह ने भी लगातार दूसरे दिन इजराइल की धरती पर ड्रोन और रॉकेट दागकर जलजला ला दिया। ईरानी प्रॉक्सी ने इजराइल के खिलाफ अब तक की सबसे बड़ी जंग छेड़ दी है। इजरायली धरती को हूती दहला रहा है। इजरायली शहरों और सैन्य ठिकानों को हिजबुल्लाह जला रहा है। अब इस जंग में रूस और ईरान की डायरेक्ट एंट्री हो गई है। ऐसे में यह जंग किसी भी वक्त एटमी जंग में बदल सकती है। ईरान और रूस अरब में किस तरह से परमाणु आग भड़का सकते हैं, इसकी सबसे विश्वसनीय रिपोर्ट आपको दिखाएंगे। लेकिन सबसे पहले आपको इजराइल में हिजबुल्लाह के हमले की रिपोर्ट देखनी चाहिए। हिजबुल्लाह ने लगातार दूसरे दिन इजरायली धरती पर विस्फोट किया। हिजबुल्लाह ने कुछ ही घंटे के अंदर 16 बारूदी ऑपरेशन को अंजाम देकर इजराइल को बड़ा जख्म दे दिया। हिजबुल्लाह के लड़ाकों ने सिर्फ उत्तरी इजराइल में ही 65 से ज्यादा रॉकेट दागे। दक्षिणी इजराइल में 50 से ज्यादा रॉकेट से धमाके किए गए और इसी के साथ इजराइल में अब तक का सबसे बड़ा जलजला आ गया। हिजबुल्लाह ने सिर्फ इजराइल के शहरों को ही नहीं बल्कि आईडीएफ के बेस पर भी रॉकेट दागे। हिजबुल्लाह के हमले में इजरायली सेना को बड़ा नुकसान पहुंचा है। हिजबुल्लाह अब नई मिसाइल ईरम और नए रॉकेट वॉबल से हमले कर रहा है। इजरायली एयर डिफेंस इन हमलों को इंटरसेप्ट नहीं कर पा रहा है। रफ चोबा हिल्स में हिजबुल्लाह ने वॉबल ड्रोन से ही इजरायली बेस को दहला दिया। जिस वक्त इजराइल पर हिजबुल्लाह और हूती बारूदी वज्रपात कर रहे थे, उसी वक्त इजराइल के आसमान में एक लड़ाकू विमान पहुंच गया। इसके बाद पूरे इजराइल में हड़कंप मच गया। ये लड़ाकू विमान किसका था, इस बात की जानकारी अब तक सामने नहीं आ सकी है। हिजबुल्लाह इतना खतरनाक इसलिए हो गया है, इतने विध्वंसक हमले इसलिए कर रहा है क्योंकि उसे रूस का समर्थन मिल गया है। क्योंकि हिजबुल्लाह का गॉडफादर यानी ईरान परमाणु संपन्न होने जा रहा है। इस बात का खुलासा खुद अमेरिका के विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन ने किया है।
ब्लिंकन ने कहा है कि ईरान परमाणु हथियार बनाने से सिर्फ 2 हफ्ते दूर है। ब्लिंकन ने यह सार्वजनिक घोषणा तब की जब अमेरिकी इंटेलिजेंस को ईरान के परमाणु प्रोग्राम के बारे में पुख्ता जानकारी मिली। जाहिर है, अगर ईरान परमाणु परीक्षण करने में कामयाब रहा तो अरब में भड़की ये चिंगारी परमाणु युद्ध में बदल जाएगी। तो सवाल यही है कि क्या ईरान 2 हफ्ते के बाद सच में परमाणु परीक्षण करने जा रहा है? क्या ईरान का सालों का इंतजार पूरा होने वाला है? फिलहाल इस बात की संभावना बहुत ज्यादा है, क्योंकि अमेरिका का विदेश मंत्री हो या रक्षा मंत्री, कोई भी इस तरह का आधिकारिक बयान बिना किसी ठोस सबूत के जारी नहीं करता है। परमाणु हथियारों की वॉचडॉग इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी यानी IAEA के मुताबिक ईरान के पास इस वक्त 5000 किलो से ज्यादा संवर्धित यूरेनियम का भंडार है। रक्षा विशेषज्ञों के मुताबिक एक मीडियम रेंज का एटमी बम बनाने के लिए करीब 50 किलो संवर्धित यूरेनियम की जरूरत पड़ती है, और इस लिहाज से अगर देखा जाए तो ईरान के पास करीब 100 परमाणु बम बनाने की क्षमता है। एक रिपोर्ट के मुताबिक ईरान सिर्फ 3 हफ्तों के अंदर 5 परमाणु हथियार बना सकता है। ईरान का यही वो एटॉमिक तैयारी कही जा रही है जिससे अमेरिका और इजराइल दोनों डरे हुए हैं। अगर ईरान परमाणु संपन्न हो गया तो इससे अरब का पूरा समीकरण ही बदल जाएगा। ईरान परमाणु बम बनाने की दहलीज पर खड़ा है। यही वजह है कि हिजबुल्लाह के हौसले बुलंद हो गए हैं। हिजबुल्लाह इसलिए भी विस्फोटक हो गया है क्योंकि रूस ने हूती के साथ साथ उसे भी हथियारों का जखीरा दे दिया है। इस बात का संकेत तब मिला जब रूस के विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव ने कहा, हूती और हिजबुल्लाह के हमले और ईरान की परमाणु गतिविधि से अमेरिका और इजराइल दोनों भड़क गए हैं। इजरायली सेना भी हिजबुल्लाह पर विध्वंसक हमले कर रही है। इजरायली सेना अब हिजबुल्लाह के हथियार गोदामों को तबाह कर रही है। लीदा से लेकर हौला और तायर हरता तक हिजबुल्लाह के ठिकानों और बंकरों को खंडहर बनाया जा रहा है। लेबनान में ऐसी ही एक जगह पर पहुंचे TV9 संवाददाता सुमित चौधरी। मैं इसे ताइफ हरफा के इलाके में हूँ। ताइफ हरफा वो इलाका है जो आर्म्स एंड एम्यूनिशंस का आप कह सकते हैं कि एक बेस था हिजबुल्लाह का, जिसको कल रात को टारगेट किया गया। और ये देखिए कि यहाँ पर मल्टीपल टारगेट्स इस समय इजराइल की तरफ से किए गए हैं। देर रात पूरी बिल्डिंग बर्बाद कर दी गई है। कल मल्टीपल एयर स्ट्राइक्स की गई थी। TV9 संवाददाता सुमित चौधरी लेबनान में उसी जगह पर पहुंचे जहां इजराइल की बमबारी में हिजबुल्लाह के रादवन ब्रिगेड का कमांडर मारा गया था। वहां इस वक्त क्या मंजर है, बता रहे हैं सुमित चौधरी। एयर स्ट्राइक्स इसलिए की गई थी क्योंकि यहीं पर हिजबुल्लाह ने अपने बहुत बड़ा जखीरा अपना आर्म्स एंड एम्यूनिशंस का छुपाया हुआ था, मिसाइलों का खास तौर पे, जिनको टारगेट कर रहा था। और उसी के बाद इजराइल ने यहाँ पर ये एक्शन लिया और इन इलाकों में टारगेट शुरू किया। लेबनान के तायर हरता में न सिर्फ हिजबुल्लाह का ठिकाना तहस नहस हो गया, बल्कि 12 घर भी खंडहर बन गए। इस वक्त करीब 500 मीटर के इलाके में तबाही का मंजर है। आपको मैं हर तरफ दिखा रहा हूँ कि जो स्ट्राइक्स की गई वो हर इलाके में की गई। जहाँ जहाँ मौका मिला, जहाँ जहाँ उनको इनपुट मिला, उसके आसपास के घरों पर भी इस तरीके की स्ट्राइक्स की गई थी इजराइल द्वारा। और देखिए हर 10 कदम पर मैं आपको इस तरीके की तबाही, इस तरीके का मंजर दिखा रहा हूँ, आपको समझा रहा हूँ कि ये क्या माहौल है इस समय का। अरब युद्ध को लेकर IDF ने बयान जारी कर कहा है कि इजराइल इस वक्त एक साथ कई मोर्चों पर युद्ध लड़ रहा है। लेकिन अब अरब में परमाणु विस्फोट का खतरा मंडराने लगा है। अगर ईरान ने परमाणु बम बना लिया तो एक झटके में अरब के सारे समीकरण बदल जाएंगे। इजराइल पर परमाणु हमले का खतरा बढ़ जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। इस वक्त की बड़ी खबर, यूक्रेन के पोलतावा प्रांत में रूस का ड्रोन हमला हुआ है। पोलतावा के रिहायशी इलाकों में ड्रोन स्ट्राइक हुई है। रूस के ड्रोन हमले में कई इमारतें जलकर राख हो गई हैं।
यूक्रेन को नेटो से मिसाइलों की सप्लाई कुछ शर्तों के साथ की गई है। इनमें एक शर्त कॉमन ये है कि यूक्रेन मिसाइलों से रूस की धरती पर हमला नहीं करेगा, लेकिन शुक्रवार को यूक्रेन से रोस्तोव के एक एयरबेस पर ताबड़तोड़ हमले हुए। हमले में अमेरिकी, ब्रिटिश और जर्मन मिसाइलों का भी इस्तेमाल किया गया। अब सवाल यह है कि नेटो से यूक्रेन का छल है या फिर नेटो से ही रूसी ग्लाइड बम के बढ़ते हमलों की वजह से यूक्रेन को खुली छूट दे दी गई है। रूस में अलग अलग 3 जगहों पर शुक्रवार को आग लगी। इससे रूस को भारी नुकसान हुआ है। रूस की जमीन पर विदेशी मिसाइलों से ताबड़तोड़ धमाके। रूस के एयरफील्ड से उठ रही ये आग की लपटें। यूक्रेन ने जिस तरह से बेहिचक अमेरिकी, ब्रिटिश और जर्मन मिसाइलों का इस्तेमाल किया, उससे जाहिर हो गया है कि रूस नेटो के फरेब में फंसकर बेपरवाह हो गया था। यूक्रेन के हमले के बाद नेटो के डबल क्रॉस और फरेब का जिक्र क्यों हो रहा है, यह समझ लीजिए। यूएस के अटैक एमएस से यूक्रेन को रूस की जमीन पर हमले की इजाजत नहीं है। ब्रिटेन के स्टॉर्म शैडो मिसाइल से भी यूक्रेन रूस की जमीन पर हमला नहीं कर सकता। जर्मनी की स्कैल्प मिसाइलों से भी रूस के किसी ठिकाने पर हमले की इजाजत नहीं है। लेकिन यूक्रेन ने शुक्रवार को बेहिचक इन मिसाइलों का इस्तेमाल किया। यह रूस के रोस्तोव का एक एयरफील्ड है। शुक्रवार की रात भयंकर आग लग गई। एयरफील्ड पूरी तरह से तबाह कर दिया गया। रिपोर्ट के मुताबिक इस एयरफील्ड को तबाह करने के लिए 20 से ज्यादा मिसाइलों का इस्तेमाल किया गया। रिपोर्ट के मुताबिक एयरफील्ड पर ड्रोन से 16 धमाके हुए। एयरफील्ड के ऑयल डिपो में आग लग गई। हैंगर और रनवे के करीब भी धमाके हुए। एयरफील्ड पर हमला एक खास मकसद के तहत किया गया। ज़ेलेंस्की ने ब्रिटिश संसद में रूस के हवाई हमले से बचने के लिए नेटो से मदद की अपील की थी। ज़ेलेंस्की ने रूस के हवाई हमले की जानकारी देकर नेटो से रूसी बमबारी के पूरे सिस्टम को ध्वस्त करने की मांग की थी। अब यूक्रेन ने जिस मिलेरोवो एयरफील्ड को टारगेट किया वो यूक्रेनी बॉर्डर से करीब 125 किलोमीटर की दूरी पर है। यहीं से यूक्रेन पर बमबारी करने के लिए रूसी एयरक्राफ्ट को रखा जा रहा था। माना जा रहा है कि यह यूक्रेन के मिशन की शुरुआत है। रूस को शक है कि नेटो ने यूक्रेन को हथियारों के इस्तेमाल की खुली छूट दे दी है। अब अमेरिकी और ब्रिटिश मिसाइल हमले पर नेटो लगाम नहीं रखेगा। जर्मनी भी रूस को मिसाइल हमले को लेकर कोई रोक टोक नहीं करेगा। रोस्तोव तो यूक्रेन की सीमा के बहुत करीब है, लेकिन मॉस्को के करीब भी भयंकर आग लगी। हमला कैसे किया गया, आग कैसे लगी, इसे लेकर यूक्रेन की तरफ से कोई दावा नहीं किया गया। मॉस्को के टेल्डोम में नॉर्ड ऑयल मोटर ऑयल प्लांट में भीषण आग लग गई। यह कोई हादसा नहीं, क्योंकि रूस में एक और जगह आग लगी। इस फैक्ट्री में रूसी सेना के लिए कुछ जरूरी सामानों का प्रोडक्शन होता था। शुक्रवार को यहां अचानक आग लग गई। वोल्गोग्राद भी यूक्रेन की सीमा से 1000 किलोमीटर से अधिक की दूरी पर है। इसलिए माना जा रहा है कि मॉस्को के आसपास यूक्रेनी खुफिया एजेंसियों ने अपने मिशन को अंजाम दिया है। रूस के कई और इलाकों में शुक्रवार को हमले किए गए।
रूस में और धमाके होते, लेकिन एयर डिफेंस की वजह से कई हमले नाकाम हो गए। बेलगोरोद में 3 ड्रोन नष्ट किए गए हैं। रूस के कुर्स्क को दहलाने की भी कोशिश की गई। यहां 11 ड्रोन नष्ट किए गए हैं। यूक्रेन ने एक बार फिर क्रीमिया पर कई हमले किए हैं। क्रीमिया में 5 ड्रोनों को नष्ट किया गया है। यूक्रेन ने रूस के एक फाइटर जेट को भी गिराने का दावा किया है। डोनेस्क इलाके में एंटी एयरक्राफ्ट गन से रूसी सुखोई 25 को नष्ट कर दिया गया है। यूक्रेन का दावा है कि अब तक के युद्ध में रूस के 362 एयरक्राफ्ट भस्म हो चुके हैं। यूक्रेन ने दावा किया है कि जल्द रूस की हवाई ताकत को खत्म कर दिया जाएगा। यूक्रेनी ड्रोन से बचने के लिए रूस ने कई उपाय किए हैं। बेलगोरोद में गाड़ियों पर ग्रिल लगा दी गई है ताकि ड्रोन के हमले से लोगों की जान बचाई जा सके। इसके अलावा स्पाइक लगाकर भी ड्रोन हमले को नाकाम करने की कोशिश की गई है। सैन्य वाहनों के चारों तरफ स्पाइक देखे जा सकते हैं। यूक्रेन के हमलों से बचने के तरीके निकालने के साथ ही रूस का ताबड़तोड़ प्रहार भी जारी है। यूक्रेन की राजधानी कीव में भी धमाकों के निशान जगह जगह नजर आ रहे हैं। गुरुवार को यहां कई भीषण हमले हुए थे। फैब 3000 बम यूक्रेन में सबसे ज्यादा तबाही मचा रहा है। रूस ने इस बम को ग्लाइड बम बना दिया है, जिसकी वजह से हवा में उड़कर यह सटीक निशाने पर प्रहार कर रहा है। ग्लाइड बम के धमाकों से रूस लगातार यूक्रेन में तबाही मचा रहा है। सैन्य मोर्चे और यूक्रेनी सैन्य वाहनों को नष्ट कर रहा है। डोनेस्क में भीषण जंग के बीच टोरेस्क में रूस ने ड्रोन से ग्रेनेड हमले किए। इन इमारतों में यूक्रेनी सेना ने ठिकाना बनाया था। रूस के ऐसे लगातार हमले के बाद ही नेटो ने रणनीति बदली है और माना जा रहा है कि यूक्रेन को मिसाइलों से प्रहार की छूट दे दी गई है। हालांकि रूस की तैयारियों को देखते हुए भी नेटो रणनीति बदल सकता है। रूस लगातार यूरोपीय देशों के करीब तैनाती बढ़ा रहा है, इसलिए माना जा रहा है कि अब नेटो यूक्रेन से हथियारों के इस्तेमाल की शर्तें हटा लेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। यूक्रेन युद्ध का कहर बाइडेन के मित्र देशों पर टूट सकता है। समंदर के रास्ते रूसी राष्ट्रपति ने बड़े युद्ध की तैयारी की है। रूसी नेवल बेस से पुतिन की नौसेना युद्धपोत और सबमरीन के साथ निकल चुकी है। और सिर्फ इतना ही नहीं, रूस ने अपने मित्र देश उत्तर कोरिया से भी एटमी तैयारी के लिए कह दिया है। आखिर व्लादिमीर पुतिन की इतनी बड़ी तैयारी की वजह क्या है और कौन कौन से देश पुतिन के टारगेट पर हैं, देखिए इस रिपोर्ट में। तारीख 8 दिसंबर 1987। जगह वॉशिंगटन DC, अमेरिका। तत्कालीन अमेरिकी राष्ट्रपति रोनाल्ड रीगन और रूसी राष्ट्रपति मिखाइल गोर्बाचेव वॉशिंगटन में मिले। दोनों के बीच INF ट्रीटी पर हस्ताक्षर हुए। तय हुआ कि दोनों देश लॉन्ग और मीडियम रेंज की मिसाइलों के विस्तार पर रोक लगाएंगे, अपनी सरहदों से बाहर तैनात नहीं करेंगे। 32 साल बाद साल 2019 में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने USA को इस ट्रीटी से अलग कर दिया। – 2019 के इस फैसले ने आज रूस यूक्रेन की जंग का विस्तार समंदर तक पहुंचा दिया, जिसकी लपटें पूरे यूरोप और अलास्का तक को जलाकर भस्म कर सकती हैं।
ब्लू जोन में होने वाले विध्वंस की पटकथा बाइडेन ने लिखनी शुरू की है, लेकिन अंत पन्नों पर हस्ताक्षर पुतिन की कलम से होने वाले हैं। दरअसल रूस ने हर साल होने वाली अपनी मुख्य नेवल परेड को रद्द कर दिया है। 8 साल में ऐसा पहली बार है जब पुतिन ने जुलाई में होने वाली अपनी सबसे बड़ी नेवल परेड को रद्द किया है। रूस 2024 में इसकी जगह एक छोटा सा कार्यक्रम करने वाला है। साल 2023 में रूस की नेवल परेड में 45 वॉरशिप शामिल हुए थे, जबकि इस कार्यक्रम में महज 12 वॉरशिप शामिल होंगे। 2023 में 36 जहाजों ने परेड में हिस्सा लिया था। इस बार 8 जहाज शामिल होने वाले हैं। पिछली बार 14 न्यूक्लियर पावर्ड सबमरीन और 3000 नौसेना के जवानों ने परेड में हिस्सा लिया था, लेकिन इस बार सबमरीन शामिल नहीं होने वाली है। जबकि नेवी के कितने जवान परेड में हिस्सा लेंगे, इसकी कोई जानकारी नहीं है। रूसी राष्ट्रपति के इस कदम के पीछे एक बहुत बड़ी स्ट्रैटेजी है। दरअसल पुतिन ने अपने दुश्मनों को समुद्र में घेरने की तैयारी की है। उन्होंने रूस के ज्यादातर वॉरशिप और न्यूक्लियर पावर्ड सबमरीन यूरोप और अमेरिका की तरफ रवाना कर दिए हैं। उनके टारगेट पर अमेरिका और उसके सहयोगी देश होंगे। पुतिन की यह तैयारी अमेरिका की उस घेराबंदी का जवाब है जिसके जरिए वो यूक्रेन युद्ध में रूस को बैकफुट पर ढकेलने की कोशिश में था। अमेरिका की कोशिश रूस को घेरकर पुतिन पर दबाव बनाने की है। दरअसल 2019 में अमेरिका INF ट्रीटी से बाहर हो गया था, जिसका फायदा उठाते हुए अब बाइडेन अमेरिका से बाहर टोमाहॉक क्रूज मिसाइल और लॉन्ग रेंज हाइपरसोनिक मिसाइल को डिप्लॉय करने वाले हैं। अमेरिका ने जर्मनी, पोलैंड, लातविया, लिथुआनिया, एस्टोनिया और फिनलैंड में मिसाइल तैनात करने की तैयारी की है। ये सभी नेटो देश हैं। इन देशों में मिसाइलों की तैनाती का मतलब है मॉस्को का अमेरिकी हथियारों के रडार में आना। इन देशों में रूस से सबसे दूर जर्मनी है, यानी अमेरिकी हथियारों से मॉस्को की अधिकतम दूरी 1500 किलोमीटर रह जाएगी। जबकि सबसे करीबी देश एस्टोनिया में मिसाइल तैनात होने से सबसे कम दूरी मात्र 600 किलोमीटर होगी। यानी यहां से हमला हुआ तो रूस को संभलने तक का मौका नहीं मिलेगा। अमेरिका की घेराबंदी के जवाब में व्लादिमीर पुतिन ने बड़ी प्लानिंग की है। पुतिन ने अमेरिका के खिलाफ 2 फ्रंट वॉर की तैयारी की है, जिसमें समंदर और जमीन शामिल है, ताकि हर तरफ से अमेरिका पर चोट की जा सके। नंबर 1, समंदर में युद्ध की तैयारी। अलास्का में रूस ने अपने युद्धपोत और सबमरीन भेजे हैं। वहीं यूरोप में अमेरिका समर्थक देशों की समंदर में घेराबंदी शुरू कर दी है। नंबर 2, जमीन से हमले का प्लान। रूस बेलारूस और कैलिनिनग्राद में स्ट्रैटेजिक मिसाइलों की तैनाती करने वाला है। अफ्रीका, उत्तर कोरिया, ईरान, क्यूबा और अरब से सैनिकों की भर्ती शुरू कर दी है। वहीं उत्तर कोरिया को परमाणु मजबूती देकर उससे नेटो देशों पर एटमी हमला करवाने की तैयारी में है। 24 घंटे पहले रूस के उप रक्षा मंत्री एलेक्सी क्रिवोरुचको उत्तर कोरिया दौरे पर गए थे, जहां उन्होंने किम जोंग से भी मुलाकात की थी। दावा है कि मुलाकात के दौरान सैन्य सहयोग समझौते पर जोर दिया गया था, जिसका अर्थ है रूस पर हमले का जवाब नॉर्थ कोरिया देगा। साफ है, अगर अमेरिकी मिसाइलों की परछाई भी मॉस्को की जमीन पर पड़ी तो वॉशिंगटन और नेटो देशों पर एटमी बारिश होने से कोई रोक नहीं पाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। पेरिस ओलंपिक की शुरुआत का काउंटडाउन शुरू हो चुका है। ओलंपिक को लेकर पिछले दिनों जो सीक्रेट रिपोर्ट्स मिली हैं, उसके बाद माना जा रहा है कि इस बार ओलंपिक के आयोजन को सही तरीके से खत्म करवाना एक बड़ी चुनौती है। फ्रांस के अलावा अमेरिका, ब्रिटेन और इजराइल ने अपने खिलाड़ियों की सुरक्षा का खास इंतजाम किया है। अमेरिका और ब्रिटेन से कमांडो भी पेरिस पहुंच गए हैं। ऐसे कई संगठन हैं जो इस बार ओलंपिक के दौरान पेरिस में बड़ी हमले की तैयारी में हैं।
ब्रिटेन के स्पेशल कमांडो, अमेरिकी स्पेशल फोर्स के तेज तर्रार फुर्तीले सैनिक, मोसाद के शार्प शूटर्स, कई देशों के खुफिया एजेंसियों के एजेंट्स और फ्रांस पुलिस और सेना के लाखों जवान। पेरिस ओलंपिक में मुकाबला तो खिलाड़ियों के बीच होने वाला है, लेकिन इस बार यह ओलंपिक थोड़ा अलग रहने वाला है, क्योंकि खतरे के माहौल में एक तरफ इस ओलंपिक को कामयाब बनाने की कोशिश में जुटी कई एजेंसियां हैं, तो दूसरी ओर इस आयोजन में खून बहाने की तैयारी कर रहे लोग। यही वजह है कि इस बार पेरिस में इंटरनेशनल खिलाड़ियों के साथ ही कई देशों की सुरक्षा एजेंसियां और जवानों का जमावड़ा लग चुका है। ब्रिटेन के लोगों ने ओलंपिक में 5 लाख टिकट खरीदे हैं। फ्रांस के बाद सबसे अधिक टिकट ब्रिटेन में बेचे गए हैं। यही वजह है कि ब्रिटेन ने अपने कई कमांडो को पेरिस भेज दिया है। अमेरिका भी फ्रांस की मदद कर रहा है। अमेरिका ने अपने खिलाड़ियों के रहने का खास इंतजाम किया है। एक स्पेशल सुरक्षित जोन तैयार किया गया है। अमेरिकी खिलाड़ियों की सुरक्षा के लिए अमेरिकी एजेंसियों ने मोर्चा संभाल लिया है। इस वक्त दुनिया में 2 मोर्चों पर जंग चल रही है। रूस यूक्रेन युद्ध में अमेरिका यूक्रेन की मदद कर रहा है, तो दूसरी तरफ अमेरिका इजराइल की मदद कर रहा है। माना जा रहा है कि ओलंपिक के दौरान हमला करने की कोशिश कई तरफ से हो सकती है। पहला शक रूस को लेकर है। अमेरिकी खुफिया रिपोर्ट के मुताबिक फ्रांस में रूस की खुफिया एजेंसी हमला करवा सकती है। नकली पासपोर्ट से कई रूसी एजेंट फ्रांस आ सकते हैं। रूस ओलंपिक के दौरान पेरिस में बड़े हमले करवा सकता है। FBI के पूर्व अफसर को लगता है कि रूस ओलंपिक के दौरान पेरिस के मेट्रो सेवा को ठप करवा सकता है। दुनिया में फ्रांस की साख को खराब करने के लिए धमाके भी कराए जा सकते हैं। पेरिस ओलंपिक में 10,000 खिलाड़ी पेरिस में मौजूद रहेंगे। ओलंपिक में 1.5 करोड़ दर्शक जमा हो सकते हैं। ओलंपिक के दौरान 25,000 कर्मचारी भी तैनात रहेंगे। खुफिया रिपोर्ट के मुताबिक गाजा में इजराइल के ऑपरेशन की वजह से प्रॉक्सी संगठन बदला लेने की प्लानिंग तैयार कर रहे हैं। रूस अब हिजबुल्ला और दूसरे प्रॉक्सी संगठनों को भी हथियार की सप्लाई कर रहा है। माना जा रहा है कि फ्रांस में हमले के लिए रूस प्रॉक्सी संगठनों की मदद करेगा। ISIS के यानी खुरासन भी फ्रांस में हमले की तैयारी में है। रूसी खुफिया एजेंसियों को भी हमले की जिम्मेदारी दी गई है। इजरायली खुफिया एजेंसी मोसाद पिछले 2 महीने से ओलंपिक को लेकर फ्रांस के साथ खुफिया जानकारी साझा कर रहा है, लेकिन कुछ विशेषज्ञ मोसाद को भी ओलंपिक के लिए खतरा मान रहे हैं। दावा किया जा रहा है कि मोसाद ओलंपिक के दौरान हमला करके इसका आरोप हमास या ईरानी प्रॉक्सी संगठनों पर लगा सकता है, ताकि गाजा में ऑपरेशन से दुनिया में इजराइल की जो छवि बन गई है उसे बदलकर सहानुभूति हासिल की जा सके और हमास के खिलाफ दुनिया में नफरत बढ़ सके। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। बाइडेन की शान ATACMS मिसाइल सिस्टम को रूस ने मार गिराया है, जिसके बाद अमेरिकी मिसाइल सिस्टम पर सवाल उठने लगे हैं। दरअसल ATACMS को अभेद्य और अचूक माना जाता था, लेकिन जंग में ऐसा दूसरी बार हुआ है जब ATACMS मिसाइल को हवा में मार गिराया गया है। माना जा रहा है कि रूस ने रिवर्स इंजीनियरिंग के जरिए उसकी काट ढूंढ ली है। अब ज़ेलेंस्की के पास ऐसा कोई हथियार नहीं बचा जिसे रूस भस्म ना कर सके।
रूस यूक्रेन की जंग में यूक्रेन का आखिरी ब्रह्मास्त्र भी डिकोड हो चुका है। रूस ने अमेरिका की अचूक अटैक एमएस मिसाइल को तबाह कर दिया है। सिर्फ इतना ही नहीं, अब रूस के पास वो टेक्नोलॉजी आने वाली है जिसके दम पर वो अमेरिकी अटैक एमएस मिसाइल सिस्टम के जब चाहे तब पर खच्चे उड़ा सकता है। ये लुहांस्क में रूसी कब्जे वाला इलाका है जहां यूक्रेन ने बैक टू बैक 3 अटैक एमएस मिसाइलों से हमले किए, लेकिन सभी मिसाइलों को हवा में नष्ट कर दिया गया। दरअसल यूक्रेन का टारगेट रूसी हायर मिलिट्री एविएशन स्कूल ऑफ नेविगेटर था, जहां हथियारों की मरम्मत की जाती है। साथ ही रूसी हथियार डिपो भी यहां मौजूद है, जिसे यूक्रेन अटैक एमएस मिसाइलों के जरिए तबाह कर देना चाहता था, लेकिन उसमें कामयाब नहीं हो सका। लुहांस्क में अटैक एमएस की बारिश अब ज़ेलेंस्की को भारी पड़ गई है। दरअसल रूस ने जंगल से ध्वस्त अटैक एमएस के कई टुकड़े बरामद किए हैं। सिर्फ इतना ही नहीं, रूस के हाथ मिसाइल के कोर का साबुत हिस्सा लगा है। दावा है कि इसका अटैक एमएस मिसाइल मॉनिटरिंग सिस्टम ठीक हालत में है। एक वीडियो भी सामने आया है जिसमें जमीन पर मौजूद मिसाइल का मॉनिटरिंग सिस्टम नजर आ रहा है, जो बिल्कुल ठीक है। अटैक एमएस मिसाइल मॉनिटरिंग सिस्टम के जरिए रूस अपनी मिसाइलों को अपग्रेड करेगा ताकि अटैक एमएस के हर हमले को नेस्तनाबूद किया जा सके। कुछ महीने पहले भी अटैक एमएस के टुकड़े रूस के हाथ लगे थे, जिसके जरिए KH-101 मिसाइल में कुछ अपग्रेड किए गए थे। रूस इसके लिए रिवर्स इंजीनियरिंग का सहारा लेता है। रिवर्स इंजीनियरिंग के जरिए हर हथियार का गहन अध्ययन करके उसकी कमजोरी को तलाशता है, उसके बाद अपने हथियारों को अपग्रेड कर उनकी गांठ ढूंढ लेता है। रूस ने ब्रिटेन की स्टॉर्म शैडो मिसाइल की गांठ ढूंढ ली है। उसने पंछी रैम एयर डिफेंस का नेवल वर्जन तैयार किया है। अमेरिका के पैट्रियट एयर डिफेंस की गांठ भी रूस के पास है। रूस ने स्कंदर मिसाइलों में कुछ बदलाव करके पैट्रियट को चकमा देना शुरू कर दिया है। रूस ने रिवर्स इंजीनियरिंग से अमेरिकी अब्राम्स की कमजोर हिस्से की पहचान कर ली है और अब उनका संहार कर रहा है। रूस ने यूक्रेनी ड्रोन नष्ट करने के लिए मैचिंग फ्रीक्वेंसी वाले ड्रोन तैयार कर लिए हैं। इससे यूक्रेन के ड्रोन की आसानी से पहचान हो रही है और वो नष्ट हो रहे हैं। अब नेटो देश रूस से भयभीत है। यूक्रेन को F-16 देने में हो रही देरी की भी यही वजह है। अमेरिका को डर है कि कहीं F-16 की तकनीक भी रूस हासिल ना कर ले। नेटो देशों ने अब यूक्रेन को ऐसे हथियार देने का फैसला किया है जो बेहद पुराने हो और तकनीक चोरी होने पर भी नेटो को कोई खास फर्क ना पड़े। F-16 ना सही, लेकिन यूक्रेन के आखिरी ब्रह्मास्त्र अटैक एमएस की भी पूरी जानकारी अब रूस के पास है, जिसके खिलाफ वो KH-101 मिसाइल में जल्द आखिरी बार अपग्रेड करेगा और यूक्रेन के पास ऐसा कोई हथियार नहीं बचेगा जिसे रूस खत्म ना कर पाए। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। बांग्लादेश 5 दिनों से हिंसा और उत्पात की आग में जल रहा है। आरक्षण को लेकर वहां जो आग भड़की है उससे पूरा बांग्लादेश जल रहा है। अब आरक्षण के खिलाफ हो रहे इस हिंसक प्रदर्शन को लेकर बहुत ही बड़ा और चौंकाने वाला खुलासा हुआ है। इस खुलासे के मुताबिक बांग्लादेश में छात्र विद्रोह के पीछे चीन और पाकिस्तान का हाथ है। जोरदार प्रदर्शन
पत्थरबाजी, तोड़फोड़, आगजनी। लाठीचार्ज, आंसू गैस के गोले। हिंसा और उत्पात, हर तरफ बवाल, हर तरफ गदर। ये छात्रों का वो विद्रोह है जिसकी आग में बांग्लादेश पिछले 5 दिनों से जल रहा है। आरक्षण के खिलाफ भड़की इस आग में बांग्लादेश के सभी 8 राज्य धधक रहे हैं। हिंसक प्रदर्शनों में 105 लोगों की जान जा चुकी है, सैकड़ों लोग घायल हैं। सवाल यही है कि बांग्लादेश में अचानक आरक्षण के खिलाफ ये बेकाबू आक्रोश क्यों भड़क गया। दरअसल बांग्लादेश में भड़के दंगे के पीछे चीन और पाकिस्तान की साजिश सामने आ रही है। बांग्लादेश में आरक्षण की यह लड़ाई अब कट्टरपंथी वर्सेस लिबरल में बदल गई है। आरक्षण से मुक्ति वाहिनी के रिश्तेदारों का फायदा हो रहा है। ये वो तबका है जो शेख हसीना की पार्टी का समर्थक रहा है, जबकि कट्टरपंथी शेख हसीना के विरोधी हैं। यही वो कट्टरपंथी हैं जो आरक्षण का विरोध कर रहे हैं। ये गुट 1971 से ही पाकिस्तान का करीबी रहा है। अब माना जा रहा है कि बांग्लादेश में हसीना का तख्ता पलट करवाने के लिए ही पाकिस्तान बांग्लादेश में गृह युद्ध करवा रहा है। दावा किया जा रहा है कि प्रदर्शन कर रहे छात्र संगठनों को न सिर्फ पाकिस्तान का समर्थन प्राप्त है, बल्कि उन्हें फंडिंग भी मिल रही है। रिपोर्ट्स के मुताबिक पाकिस्तान जिस फंड का इस्तेमाल बांग्लादेश में दंगा भड़काने के लिए कर रहा है, वो उसे चीन से मिल रहा है। इस हिंसा का असली मास्टरमाइंड चीन है। सवाल यही है कि आखिर क्यों? इसके पीछे हाल ही में शेख हसीना के अधूरे बीजिंग दौरे को बताया जा रहा है। दरअसल 8 से 10 जुलाई तक शेख हसीना का आधिकारिक चीन दौरा था, लेकिन हसीना अपना दौरा पूरा किए बिना ही 9 जुलाई को ही ढाका लौट आए। बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना चीन की वादा खिलाफी से नाराज होकर बांग्लादेश लौट आई। बताया जाता है कि चीन ने बांग्लादेश को 42,000 करोड़ रुपए देने का वादा किया था, लेकिन दिया सिर्फ 837 करोड़ रुपए। सूत्रों के मुताबिक चीन ने बांग्लादेश पर अपनी शिक्षा नीति थोपने की कोशिश की, जो कि शेख हसीना को कबूल नहीं था। लिहाजा वो अपना दौरा बीच में ही छोड़कर लौट आए। इसी के 6 दिन बाद बांग्लादेश में आरक्षण के खिलाफ हिंसक प्रदर्शन शुरू हो गया। बताया जाता है कि शेख हसीना का यह कदम चीन को बहुत नागवार गुजरा, इसलिए उसने बांग्लादेश को गृह युद्ध की आग में जलाने की बहुत बड़ी साजिश रच दी। इसके लिए चीन ने न सिर्फ बांग्लादेश में मौजूद चीनी छात्रों और छात्र संगठनों का सहारा लिया, बल्कि पाकिस्तान को भी इस खतरनाक काम पर लगा दिया। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। सिर्फ हिंदुस्तान ही नहीं बल्कि दुनिया के कई मुल्कों में बाढ़, बारिश और तूफान ने तांडव मचाया हुआ है। रूस, चीन जैसे शक्तिशाली मुल्क कुदरत के प्रचंड प्रकोप से थर्रा उठे हैं। आखिर कितना भयानक है रूस से चीन तक जल विध्वंस, देखिए।
जबरदस्त आंधी तूफान के बीच कई घंटों की मूसलाधार बारिश और उसके बाद आए सैलाब ने दुनिया के कई मुल्कों को जलमग्न होने पर मजबूर कर दिया। कुदरत के प्रचंड प्रकोप के आगे रूस चीन तक को सरेंडर करना पड़ गया। यह तस्वीर रूस की राजधानी मॉस्को की है, जहां भारी बारिश के बाद आई बाढ़ ने तबाही मचा रखी है। रिहायशी इलाके डूब चुके हैं, सड़कें दरिया बन चुकी हैं। हालात कितने भयावह हैं, इसका अंदाजा मॉस्को के इस एक्सप्रेसवे को देखकर लग सकता है, जहां कई फुट पानी भरा हुआ है और इसी के बीच से गाड़ियां गुजर रही हैं। रूस की तरह चीन में भी तूफान और बाढ़ ने हाहाकार मचा रखा है। नदियां उफान मार रही हैं, पुल टूट चुके हैं।